नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करना यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझना। और तीसरा, कोई की कॉन्सेप्ट अगर इस एडिटोरियल में आया है और जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो उस पर भी चर्चा करना। तो शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है और ये 9 तारीख को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है अनलॉकिंग द फार्म और ये बात करता है कि कैसे फार्म सेक्टर्स को खोला जा रहा है प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए और किस तरीके से कुछ कानून जो कि काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे फार्म सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को, तो उन्हें अमेंड किया गया है और नए कानूनों को लाया गया है ऑर्डिनेंस के माध्यम से। तो आइए आप देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 3 के साथ, जहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स, तो यहाँ से भी ये लिंक होता है। दूसरा ये लिंक होता है फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट से भी। तो पूरी तरीके से जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे सवाल आते हैं वो इस एडिटोरियल से लिंक होते हैं। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए अब देखते हैं इसके की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स पे जाने से पहले आइए देखते हैं कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तो 5 जून को प्रेसिडेंट ने 2 ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया, यानी कि 2 ऑर्डिनेंस को स्वीकृति दी। और इन ऑर्डिनेंस के द्वारा फार्म सेक्टर यानी कि जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है इसको और ज़्यादा खोला गया है। इसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस थे उनको हटाने की कोशिश की गई है। तो इसमें एक जो बड़ा बदलाव आया है कि अब जो कमर्शियल बायर होगा फार्म प्रोड्यूस का, यानी कि कोई भी खरीदार है जो कि किसी भी फार्म कमोडिटी को खरीदना चाहता है, उसे सिर्फ पैन नंबर की ज़रूरत होगी और उसे कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। यानी कि अब जो एपीएमसी वाला सिस्टम था कि जहां मिडिलमैन थे जिनके पास लाइसेंस था फार्म प्रोड्यूस खरीदने और बेचने का, अब कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति के पास अगर पैन नंबर है तो वो डायरेक्टली जाके फार्मर के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है, फार्म प्रोड्यूस को खरीद सकता है। और जो दूसरा परिवर्तन लाया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा हुआ है कि किसी भी किसान के खेत को कोलैटरल नहीं माना जा सकता है, यानी कि उसको गिरवी नहीं रखा जा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, कि उस लैंड को जब्त कर लिया जाएगा, उस ज़मीन को जब्त कर लिया जाएगा अगर फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाता है। तो ये बदलाव लाए गए हैं और इन बदलावों को लाने के पीछे जो मकसद है वो है फार्म सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलना, जिसके द्वारा इसमें निवेश बढ़े और किसानों की स्थिति और बेहतर हो। और इसको करने के लिए यूनियन कैबिनेट ने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है, उसमें कुछ बदलाव लाए हैं, अमेंडमेंट किए हैं और इन 2 ऑर्डिनेंस को पास किया है। जिसमें कि एक जो ऑर्डिनेंस है ये फार्म ट्रेड को फ्री करता है रेस्ट्रिक्शन से, कि अब जिसके पास भी पैन है वो डायरेक्टली फार्म प्रोड्यूस खरीद सकता है। और दूसरा, एक लीगल फ्रेमवर्क दिया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर्स के हित में है और उसकी ज़मीन को कब्जे में नहीं लिया जा सकेगा बड़े खरीदारों के द्वारा, अगर फार्मर के द्वारा वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाता है किसी कारणवश। और इसमें यह भी किया गया है कि अगर कोई बायर है तो उसे फार्मर को 3 दिनों के अंदर भुगतान करना पड़ेगा राशि का, और इस बीच में जब तक कि वो भुगतान होता है एक रेवेन्यू स्टैम्प लगी हुई रसीदी उसको देनी पड़ेगी। और अगर इसमें फार्मर और बायर के बीच में कोई भी विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है ट्रांजैक्शन को लेके, तो किसान के पास ये अधिकार होगा कि वो डायरेक्टली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल मजिस्ट्रेट है उनके पास अपने डिस्प्यूट को लेके जा सकता है। और ये जो बायर और फार्मर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा जहां फसल को खरीदा या बेचा जा रहा है। अब देखते हैं पहला ऑर्डिनेंस। इसका नाम है द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। और इस ऑर्डिनेंस के द्वारा जो एपीएमसी रेगुलेशंस अभी तक चल रही थी उन पे पर्दा डाल दिया गया है, उनको ख़त्म कर दिया गया है। और ये जो एपीएमसी रेगुलेशंस थी इनके द्वारा किसानों पे ये शर्त लगी हुई थी, ये कंडीशन लगी हुई थी कि वो अपने उत्पाद को सिर्फ लाइसेंस्ड मिडिलमैन जो कि इन एपीएमसी की मंडियों में बैठते हैं, इन नोटिफाइड मार्केट्स में, वहीं बेच सकते हैं और ओपन मार्केट में नहीं ले जा सकते हैं।
और जिसकी वजह से जो प्राइस डिस्कवरी होती है, जो मूल्य का इवैल्यूएशन होता है सही मूल्य का, वो नहीं हो पा रहा था। और ये जो लाइसेंस मिडिलमैन थे ये एक कार्टेल की तरह ऑपरेट कर रहे थे। यहाँ आपको पता होना चाहिए कार्टेल शब्द, तो इसका एक नेगेटिव कोनोटेशन है, ये एक नकारात्मक शब्द है, और इसका मतलब होता है कि एक समूह जो सिर्फ अपने हितों के लिए काम करता है। तो कभी कभी ऑयल प्रोड्यूसर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक, इसको भी एक कार्टेल कहा जाता है। और रोचक बात यह है कि एपीएमसी को लाया गया था जब 1960s में, तो इसका उद्देश्य था कि ये किसानों को बचाएगा डिस्ट्रेस सेलिंग से, यानी कि मजबूरी में अपने जो उत्पाद है उसको औने पौने दामों में बेचने से उनकी रक्षा करेगा। लेकिन समय के चलते ये बिल्कुल ही उल्टा हो गया है और इसमें कार्टेल्स और मोनोपोलीज बन गई है, जिसके द्वारा जो मिडिलमैन है वो अपने हितों का फ़ायदा करते हैं और किसान को नुकसान पहुंचता है। और इसका एक एग्जाम्पल भी है जो कि आप एग्ज़ाम में भी कोट कर सकते हैं, किसी ऐसे में भी लिख सकते हैं कि 2010 दिसंबर के दौरान प्याज की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी और एक जांच बैठाई गई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें कि ये पता चला कि सिर्फ एक फर्म जो कि लसलगांव एपीएमसी, लसलगांव में प्याज की सबसे बड़ी मंडी है एशिया की और ये नासिक में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक कंपनी ने लसलगांव मंडी में 1 महीने के अंदर जो सारा ओनियन में ट्रेड हुआ उसका 5वां भाग सिर्फ एक कंपनी के द्वारा किया गया। तो इससे पता चलता है कि कितना बड़ा कार्टेल ऑपरेट करता है एपीएमसी की मंडियों में और किस तरीके से जो एपीएमसी फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी थी उनका रूप पूरी तरीके से विकृत हो गया है समय के चलते। दूसरा जो ऑर्डिनेंस लाया गया है वो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020, और इसके द्वारा नए रूल बनाए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर और फ्यूचर्स ट्रेडिंग। कि कोई कंपनी आती है और किसान को बोलती है कि आप ये आलू उगाइए, ये हम आपसे बाद में ख़रीद लेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाता है। और फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ये होता है कि आप किसी कमोडिटी की फ्यूचर प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट पहले से कर लेते हैं कि आप किसी कमोडिटी को आज से 3 महीने बाद जब खरीदेंगे तो उसकी आज क्या प्राइस आपको लग रही है कि 3 महीने बाद होगी, उस प्राइस पे आप कॉन्ट्रैक्ट को फिक्स कर लेते हैं। तो अगर आपको जैसे 1 केजी ओनियन ख़रीदना है और आपको लगता है कि इसकी प्राइस 60 रुपीज़ होगी 3 महीने बाद, तो आप आज की डेट में ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कि 3 महीने बाद आप 1 किलो प्याज 60 रुपये में ख़रीद पाएंगे। हो सकता है कि 3 महीने बाद जो एक्चुअल प्राइस हो वो 70 रुपये भी हो सकती है, वो 50 रुपये भी हो सकती है। तो इस तरीके का फ्यूचर्स ट्रेडिंग होता है बहुत ही साधारण तरीके में। और इस ऑर्डिनेंस से जो दूसरी चीज़ हुई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए नए कानून तो बने ही हैं, साथ में जो किसान की ज़मीन है उसको कोलैटरल यानी कि गिरवी नहीं रखा जा सकता है, और ना ही जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को स्पॉन्सर कर रहा है यानी कि कोई कंपनी या बड़ा व्यवसायी वो उस किसान की ज़मीन को जब्त भी नहीं कर सकता है अगर किसी वजह से किसान उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाया है। और अगर मार्केट प्राइसेस जो क्रॉप की हैं वो जो तय हुई प्राइस से बढ़ भी जाती हैं जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने को है, तो किसान को जो बढ़ी हुई प्राइस है उसमें भी शेयर प्राप्त होगा। ऐसा इस ऑर्डिनेंस के अंतर्गत प्रावधान रखा गया है। और सरकार का मानना है कि इससे जो एक्सप्लॉयटेशन या शोषण का डर बना रहता है किसानों के बीच में और ख़ासतौर से स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, तो उन्हें जब वो डील करेंगे बड़े बड़े व्यापारियों के साथ, एग्रीगेटर्स के साथ, रिटेलर्स के साथ, एक्सपोर्टर्स के साथ, तो उन्हें कोई डरने की बात नहीं होगी। तो इस वजह से इस प्रावधान को रखा गया है। और इसके बारे में ये भी कहा गया है कि ये पहला भारतीय कानून है जो किसानी का रिस्क जो कि किसान हमेशा से उठाता आया है उसको अब किसान से बड़े खरीदारों की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज लाया गया है और इससे ये भी सरकार का मानना है कि किसानों की रक्षा होगी। जो प्राइस क्रैश हो जाती है कि अचानक से प्याज 60 रुपये किलो से 10 रुपये किलो पहुंच गई, तो इस तरीके के प्राइस क्रैश से, प्राइस के अचानक नीचे गिरने से किसानों का बहुत नुकसान होता है, वो कर्जे में चले जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से भी सरकार का मानना है कि ऐसे कानून उन्हें बचाएंगे। और इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि इस कानून के अंतर्गत जो सारा रिस्क है
वो डाल दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के स्पॉन्सर यानी कि जो बायर है उसके ऊपर डाल दिया गया है और किसान के ऊपर कोई भी रिस्क नहीं है। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक दिक्कत पैदा हो सकती है कि अगर जानबूझ के किसान की तरफ से ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ऐसे में भी क्या रिस्क कंपनी के ऊपर रहना चाहिए। तो ये थोड़ा सा विचार करने का प्रश्न है। अब आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल बताता है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसमें संशोधन किया गया है और एपीएमसी मंडियों के एकाधिकार यानी कि मोनोपोली जो उनकी है उसको भी समाप्त करने का जो कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है वो एक सराहनीय कदम है। और एडिटोरियल बताता है कि जो पूरी अर्थव्यवस्था की हालत कोविड-19 के द्वारा लॉकडाउन और इससे पहले के चलते हुए स्लो डाउन की वजह से खराब रही है, उसमें सिर्फ कृषि क्षेत्र ही ऐसा है जिसने अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया है। और ये कैसे अंदाज़ा लगाया जा रहा है, तो जो फर्टिलाइज़र यानी कि उर्वरक हैं उनकी जो सेल थी रिटेल लेवल पे यानी कि खुदरा मार्केट में, वो 2019 में जितनी थी मई 2019 में, वो मई 2020 में उससे बढ़ गई है। तो इससे पता चलता है कि किसान ज़्यादा उर्वरक खरीद रहे हैं और कृषि सेक्टर में तेज़ी है। और ये सिर्फ एक महीने की बात नहीं है, पिछले 7 महीनों से जो उर्वरक की खरीद है उसमें डबल डिजिट ग्रोथ रजिस्टर की गई है पिछले 7 महीनों से। तो एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी ठीक कर रहा है बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में, या ये भी कहा जा सकता है कि बाकी सेक्टर्स इतना बुरा कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर ही एक रोशनी की किरण बन के नज़र आ रहा है। और एडिटोरियल कहता है कि केंद्र सरकार ने भी इस क्षेत्र के लिए यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो आवश्यक सुधार थे और जो बहुत समय से रुके हुए थे उनको लाने के अच्छा कदम उठाया है। और इसके द्वारा उन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया है तथा कृषि उत्पादों के व्यापार में बेहतरी लाने के लिए जो एपीएमसीज हैं उनके एकाधिकार को समाप्त करने की भी कोशिश की है ऑर्डिनेंस लाकर। और ये एक सकारात्मक पहल है सरकार के द्वारा। एडिटोरियल ये भी कहता है कि ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर को एक बिजनेस के रूप में देखा जाए और जो नीति निर्माता यानी कि पॉलिसी मेकर्स रहे हैं उन्होंने बहुत समय तक कृषि को सिर्फ एक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने वाला जरिया समझा है और कृषि को उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति और औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के लिए अतिरिक्त लेबर प्रोवाइड करने वाला एक साधन के रूप में देखा गया है। इसको एक बिजनेस के तरीके से नहीं देखा गया है। और बहुत ज़रूरी है कि किसान को भी एक व्यवसाय के रूप में देखा जाए और उसको अपने जो उत्पाद है उसका एक फेयर प्राइस प्रोवाइड कराया जाए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और एग्रीकल्चर को इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए कि वो दूसरे सेक्टर्स के लक्ष्यों को पूरा करे। तो एग्रीकल्चर को दूसरों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने की जगह जो स्वयं के लिए धन अर्जित करना चाहिए, और तभी जो इस सेक्टर में किसान हैं वो जो डबलिंग फार्मर्स इनकम वाला सरकार का एम है वो पूरा हो पाएगा। और एडिटोरियल बताता है कि जो 2 प्रमुख सुधार किए गए हैं, एक है ईसीए में संशोधन, दूसरा है एपीएमसी की मोनोपोली को ख़त्म किया गया है। तो इन दोनों सुधारों में एडिटोरियल का मानना है कि जो ईसीए में सुधार लाए गए हैं वो ज़्यादा तात्कालिक हैं और उनसे इमीडिएट फ्यूचर में असर पड़ेगा, जबकि एपीएमसी वाले सुधारों को समय लगेगा अपना असर दिखाने में। और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 6 कमोडिटीज़ को डीरेगुलेट कर दिया गया है और इसको याद रखने का तरीका है सीईओ ओप्पो। तो आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओप्पो कंपनी से मिल रहे हैं, तो यहाँ सी है सीरियल्स, ई है एडिबल ऑयल्स, ओ है ऑयल सीड्स, ओ है ओनियन, पी से पल्सेस और पीओ से पोटैटो। तो ये 6 कमोडिटीज़ को फ्री किया गया है और ये आपको पता होना चाहिए, डीरेगुलेट किया गया है। और इसको आप इस एक्रोनिम की मदद से याद रख सकते हैं, सीईओ ओप्पो। लेकिन जब इनको फ्री किया गया है, डीरेगुलेट किया गया है, तो सरकार ने ये भी कहा है कि अगर कभी युद्ध की स्थिति होती है, सूखा पड़ता है या कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो ऐसी असाधारण परिस्थितियों में सरकार जो खाद्य पदार्थों के भंडारण सीमाओं को फिर से लागू कर सकती है। तो ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में जो छूट दी गई है वो उस समय लागू नहीं होगी। और सरकार ने 2 तरीके के आइटम्स में क्लासीफाई किया है इनको, पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल।
तो पेरिशेबल का अर्थ होता है कि जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं फूड आइटम्स वैसे, और नॉन पेरिशेबल जो लंबे समय तक चलते हैं। तो पेरिशेबल में आपके आ जाते हैं प्याज और आलू, जबकि नॉन पेरिशेबल में आते हैं अनाज, दालें और खाद्य तेल। तो जो नॉन पेरिशेबल है इनके मूल्य में अगर 50% से ज़्यादा वृद्धि होती है, जो कि पिछले 5 साल के एवरेज से 50% अगर मूल्य में ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो फिर इसमें ये कानून फिर से लग जाएगा। और जो पेरिशेबल हैं वहाँ ये मूल्य की वृद्धि करीब करीब 100% होनी चाहिए, यानी कि दाम अगर दोगुना हो जाता है तब ये कंडीशन फिर से लग जाएगी। और एडिटोरियल कहता है कि सरकार ने ये कंडीशंस लगाई तो हैं कि अगर युद्ध का समय होगा, अकाल पड़ेगा या कोई नेचुरल कैलेमिटी होगी, तो ये कंडीशंस एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की फिर से लग जाएंगी इन कमोडिटीज़ पर। और अगर इनके दाम 50% नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स में और 100% पेरिशेबल आइटम्स में जो एवरेज 5 साल के मूल्य से अगर अधिक हो जाते हैं, तो भी ये कंडीशन लग जाएंगी। और एडिटोरियल कहता है कि शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाल के सालों में ये देखा गया है कि जो फूड आइटम्स की प्राइस में बढ़ोतरी होती है वो एक एपिसोडिक नेचर है, यानी कि वो बीच बीच में होती रहती है। और अब फार्मर या किसानों की तरफ से उसका रिस्पांस अच्छा हो गया है, तो जैसे ही मूल्य में वृद्धि होती है तो जो प्रोडक्शन है वो भी उसी प्रकार बढ़ जाता है, जिससे कि फिर से प्राइस सामान्य हो जाती है। तो इसके लिए अब सरकार को आर्टिफिशियली इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है, ये एडिटोरियल का मानना है। लेकिन हाल के वर्षों में देखा गया है कि कभी कभी सरकार की तरफ से इस तरीके का इंटरवेंशन काफ़ी सही रहा है और इसने जो कंज्यूमर्स हैं उनको राहत पहुंचाई है। और एडिटोरियल ये भी कहता है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के प्रतिबंधों के द्वारा किसानों को जितना नुकसान हुआ है, शायद उतना फ़ायदा जो कंज्यूमर हैं, जो कि किसान का उत्पाद खरीदते हैं, उनको उतना फ़ायदा नहीं पहुंचा है जितना ज़्यादा नुकसान प्रोड्यूसर्स का हुआ है। और ये काफ़ी अहम बात है। आगे एडिटोरियल बात करता है एपीएमसी सुधारों की, जिसके तहत एपीएमसी की मंडियों की सीमाओं के बाहर किसानों को अब अपनी उपज बेचने का अधिकार दे दिया गया है, और साथ ही साथ एक राज्य या दूसरे राज्य में भी वो अपने उपज को बेच सकते हैं। और एडिटोरियल ये कहता है कि शायद ये जो छूट दी गई है इससे बहुत ही तात्कालिक लाभ किसानों को नहीं मिल पाएगा। और इसके उदाहरण में वो दूध का बाज़ार के बारे में बताता है कि दूध जो कि एपीएमसी कानून के दायरे के बाहर है, वहाँ देखा गया है कि सहकारी और निजी डेयरी कंपनियों का केवल एक छोटा ही समूह है जो कि किसानों से डायरेक्टली खरीद रहा है दूध। बाकी सारे जो बायर्स हैं वो किसी न किसी इंटरमीडियरी यानी किसी न किसी बिचौलिए के थ्रू ही दूध को खरीद रहे हैं। और एडिटोरियल ये भी कहता है कि एपीएमसी की मोनोपोली को तो सरकार ने समाप्त कर दिया है, उसके एकाधिकार को समाप्त किया है, लेकिन अभी भी जो बिचौलिए हैं, जो मंडी के इंटरमीडियरीज हैं, उन पे जो निर्भरता है बड़े किसानों की और बड़े व्यापारियों की, वो एकदम से ख़त्म नहीं हो पाएगी और शायद वो अभी भी अपना काम करते रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ एडिटोरियल अंत में ये कहता है कि मंडियों को ये बेहतर काम करने के लिए भी प्रेरित करेगा, क्योंकि अब एक डायरेक्ट चैनल खुल गया है किसान और बड़े बायर्स के बीच में। तो ज़रूर इसका फ़र्क और असर पड़ेगा इन मंडी इंटरमीडियरीज यानी बिचौलियों के ऊपर भी, और वो अपने काम को सुधारेंगे, किसानों को बेहतर रकम प्राप्त होगी अपने उपज के लिए। तो ये एक तरीके से सकारात्मक रहेगा। और आगे जब फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो किसान के पास का इंफ्रास्ट्रक्चर जब बेहतर हो जाएगा, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तब इसका असली फ़ायदा किसानों को मिलने लगेगा और ये पूरी वैल्यू चेन को इम्पैक्ट करेगा पॉजिटिवली, जो कि आपका फार्म टू फोर्क कहा जाता है कि किसान की फील्ड से कंज्यूमर के फोर्क तक जो वैल्यू चेन है उसको बेहतर बनाएगा। तो ये थे इस एडिटोरियल के की पॉइंट्स। अब आइए देखते हैं किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं इस एडिटोरियल से संबंधित। तो आपसे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है पीटी में कि कौन कौन सी कमोडिटीज़ को डीरेगुलेट किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि 6 कमोडिटीज़ हैं। एपीएमसी रेगुलेशंस के बारे में पूछा जा सकता है कि अब इनको हटाया गया है तो इससे किस तरीके के फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं। नया जो ऑर्डिनेंस आया है, तो यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो एक है आर्टिकल 213 और दूसरा है आर्टिकल 123।
तो अगर केंद्र सरकार लाती है तो 123 के अंतर्गत और राज्य सरकार लाती है तो 213 के अंतर्गत, और ये तब लाया जाता है जबकि जो लेजिस्लेचर है वो सेशन में नहीं हो। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरीके का अभी उसमें बदलाव किया गया है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इस पे आपसे पीटी में पूछा जा सकता है। अगर मेंस की बात करें तो जो फार्म सेक्टर को खोला जा रहा है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि इसके द्वारा कौन कौन सी चुनौतियां उत्पन्न होंगी और कौन कौन से अवसर मिलेंगे, तो इस पे आपको पता होना चाहिए। बाकी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या रोल है भारतीय इकोनॉमी में, और ये जो फार्मर्स इनकम को दुगना करने की बात हो रही है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ और उनकी क्या रिकमेंडेशन है, और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट और एपीएमसी में जो अब सुधार लाए गए हैं तो इससे कितना मदद मिलेगी इस डबलिंग फार्मर्स इनकम को, और इसका कब का टारगेट ईयर है। तो ऐसी चीज़ों पे आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।